हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 7 नवंबर 2025 फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन पर चलें, आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार ये चीज़ बता दूँ कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 का, तो उनके लिए जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की हम लोग एक टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं जो कि अवेलेबल है ओनली एट 599 रुपीज़ फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 51 टेस्ट आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, उनका ब्रेकअप इस तरीके से है ना। और ये हमारे ऐप और वेबसाइट में भी लिस्टेड है या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होती है इस टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, दैट इज़ 9150449990 व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आने वाली 9 नवंबर से यानी कि परसों संडे के दिन से हमारे CSET लाइव क्लासेस का एक बैच भी शुरू हो रहा है ओनली एट 1299 रुपीज़ फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स। तो इस बैच में भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऐप और वेबसाइट में भी लिस्टेड है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसका लिंक है। और अगेन यहाँ पर जो नंबर दिया है, कोई डाउट क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस बैच में आप 49 रुपीज़ पे करके भी अपना ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको 49 रुपीज़ में क्या क्या मिलेगा, एक टॉपिक क्वांट का, एक टॉपिक रीजनिंग की, लगभग 2 से 3 क्लासेस दोनों की, मतलब 4-5 क्लासेस हो गई है ना। और बेसिक्स की कुछ क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, कुछ बेसिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं शुरुआती 8-9 दिनों में, तो वो क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिलेंगी ओनली एट 49 रुपीज़। तो अगर आप पूरा 1299 एक बार में पे नहीं करना चाहते हैं तो 49 रुपीज़ पे करके भी आप अपना एनरोलमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर जो QR कोड या UPI ID दी गई है, इस पर 49 रुपीज़ आपको पे करना है। और हमारा जो टेलीग्राम पर ID है ओकुल एडमिन की, या फिर व्हाट्सएप पर इसी नंबर पर आपको मैसेज करना है विद द पेमेंट प्रूफ। और जैसे ही 9 तारीख से लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको भी वो क्लासेस अटेंड करने का मौका मिलेगा, है ना। और जब आपका ट्रायल पूरा हो जाता है तो उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके जो पूरा का पूरा बैच है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के न्यूज़पेपर पे और जो आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। ठीक है, देखो ये आज का न्यूज़पेपर है, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में ऐसी कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, सिर्फ 2 आर्टिकल्स हैं, वो भी बहुत छोटे, तो उनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। फ्रंट पेज पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ है साइड में, है ना। ये आर्टिकल बेसिकली क्या बात कर रहा है, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम इन करके दिखाता हूँ। देखो आई होप आपको दिख रहा है। देखिए इसमें लिखा है कि द सेंटर विल लॉन्च अ ईयर लॉन्ग नेशन वाइड कमेमोरेशन ऑफ वंदे मातरम ऑन फ्राइडे मार्किंग 150 ईयर्स ऑफ द नेशनल सॉन्ग कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक पूरे 1 साल का एक कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो रहा है। और ये कार्यक्रम बेसिकली इसलिए है कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसके 150 साल जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कंपोज किया था उसके 150 साल पूरे हो रहे हैं। तो उस उपलक्ष्य पर यहाँ पर एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है, पूरे साल भर ये कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, और इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरुआत कर दी है दिल्ली के। अब ये पूरे साल भर तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और एक न्यूज़ जो है वो आगे और है, इसी तरीके का एक छोटा सा आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ पर दैट इज़ ऑन पेज नंबर 2, ये आपको दिख रही है इमेज, आई होप अब विजिबल होगा, है ना। यहाँ पर बेसिकली एक इंडियन नेवल शिप है, दैट इज़ INS इक्शक। ठीक है, तो इसको जो है वो कल यानी कि थर्सडे 6 नवंबर के दिन कोची में कमीशन कर लिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, बाकी एज सच पूरे न्यूज़पेपर में अगर मैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एज सच कोई खास रेलिवेंट आर्टिकल्स नहीं है, नॉट इवन इन द एक्सप्लेन पेज। ठीक है, वहाँ पर भी बिहार के चुनाव से संबंधित, बिहार की इकोनॉमी से संबंधित आर्टिकल्स हैं,
दोज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर यूपीएससी एग्जाम। तो ये जो 2 आर्टिकल्स हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम अगर बात करें जो ये वंदे मातरम वाले के 50 साल पूरे हो रहे हैं इसके बारे में बात करें, तो द सॉन्ग वंदे मातरम इज़ अ हाईली रेवर्ड नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल सॉन्ग है, ये आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी वैसे, है ना। राष्ट्रीय गान जो है वो हमारा जनगण मन है और राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है। ठीक है, हाईली रेवर्ड सॉन्ग है। हाईली रेवर्ड मतलब जिसको काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। सिंबलाइजिंग द कंट्रीज अवेकनिंग यूनिटी एंड रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। जब हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था उस समय लोगों में एक अवेकनिंग लाने के लिए, एक यूनिटी का भाव रखने के लिए, है ना, और जो विदेशी ताकतें थी या जो आप कह सकते हैं जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखाने के लिए, मतलब उसको सिंबलाइज करता है ये गीत। ठीक है, दैट इज वंदे मातरम। इसके बाद आगे इसके बारे में बात करें, इसके ओरिजिन और कंपोजिशन की बात करें, तो इसको कंपोज किया है, ये थोड़ा सा पीडीएफ में कट रहा है, मतलब ये आपको इसमें इमेज में थोड़ा सा साइड में कटा हुआ दिख रहा होगा, वो मैं या तो मैं काम करता हूँ, वेट जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलो अब क्लियर है ना, अब क्लियर है। तो इसको कंपोज किया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ये एक प्रोमिनेंट बंगाली राइटर और गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। ठीक है, अराउंड 1876 इसको जो है वो किया गया था कंपोज। तो इसीलिए जो नेक्स्ट ईयर होगा यानी कि 2026 का, उसमें इसके 150 साल पूरे हो जाएंगे, है ना। यहाँ तक बात समझ गए। इसके बारे में जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डिटेल में थोड़ा सा मैं लेके आया हूँ और ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो यूपीएससी के एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ना। 1876 में इसको कंपोज किया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, जो कि एक बंगाली राइटर थे, काफ़ी प्रोमिनेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। ठीक है, अब 1876 में इसको लिखा गया, लेकिन पहली बार इसको पब्लिश किया गया है, इनका जो नॉवल था दैट इज आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ नाम का नॉवल था, उसमें 1882 में इसको पब्लिश किया गया। ठीक है, एंड दैट वाज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द सन्यासी रेबेलियन। बेसिकली ये जो नॉवल था ये एक 18वीं सदी का एंटी कॉलोनियल अपराइजिंग था बाय द एसेटिक वॉरियर्स इन बंगाल, उसका नाम था सन्यासी रेबेलियन, है ना। और उसके अगेंस्ट में ये नॉवल स्टार्ट किया गया था, तो वहाँ पर ये पहली बार पब्लिश किया गया था 1882 में। ध्यान रखिएगा, पहली बार इसको गाया गया है, इसको संग किया गया है बाय रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा 1896 1896 में जो कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, वहाँ पर पहली बार इसको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसको लेकर कि जो ओरिजिनल कंपोजिशन है, जो वंदे मातरम पूरा का पूरा गीत है, जो गाना है, वो 6 स्टेंजास का है, लेकिन सिर्फ जो पहले 2 स्टेंजास हैं उसी को हम नेशनल सॉन्ग कहते हैं। अगर हम पूरे ओरिजिनल वंदे मातरम की बात करें तो वो ये है। ठीक है, टोटल आपको दिख रहे होंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th स्टेंजास हैं, लेकिन सिर्फ जो पहले 2 स्टेंजास हैं यानी कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम, ये पहला स्टेंजा है। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनी सुमधुर भाषिनीम सुखदम सबदा सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। सिर्फ इतना ही हमारा नेशनल सॉन्ग है, ओनली द फर्स्ट 2 स्टेंजास। वैसे होने को जो ओरिजिनल वंदे मातरम है ये पूरे 6 स्टेंजास का सॉन्ग है, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद अगर इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो वंदे मातरम वाज अ रैलिंग क्राई एंड सिंबल ऑफ नेशनलिज्म ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो भारत का जो आज़ादी का आंदोलन था उस दौरान ये एक रैलिंग क्राई था। रैलिंग क्राई का मतलब होता है कि जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं एज आप कह सकते हैं मैटर ऑफ यूनिटी। ठीक है, एक यूनिटी का सिंबल था विदेशी हुकूमतों के खिलाफ, या आप कह सकते हैं जो ब्रिटिश हुकूमतें थी उनके खिलाफ एक रेजिस्टेंस का सिंबल था, है ना। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का सिंबल हुआ करता था ये। और इसको जब मीटिंग्स वगैरह होती थी, जो प्रोसेशंस होते थे, मतलब जो जुलूस वगैरह निकाले जाते थे, जो पब्लिक गैदरिंग्स होती थी, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता था टू इंस्पायर द रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस या विरोध को इंस्पायर करने के लिए इसका इस्तेमाल ऐसी जगहों पर किया जाता था। ठीक है, ये सॉन्ग जो है वो किसी भी प्रकार के लैंग्वेज और रीजनल बैरियर्स
को ट्रांसेंड करता है, मतलब रीजनल और लैंग्वेज बैरियर्स से बढ़ के है ये, किसी भी लैंग्वेज और रीजनल बैरियर्स को ये फॉलो नहीं करता। ठीक है, यूनिफाइंग चैंट फॉर फ्रीडम फाइटर्स अक्रॉस इंडिया, यानी कि पूरे देश में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए ये यूनिफाइंग चैंट था। यूनिफाइंग चैंट मतलब उन सबको जोड़ने का ये भाव लगता था, है ना। किसी भी ऐसा नहीं था कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज के लोग या किसी रीजन के लोग ही इसको चैंट करते थे, गाते थे, ऐसा नहीं है। पूरे अक्रॉस द इंडिया इसको गाया जाता था। और इसको जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है, उस समय वो वाइसरॉय हुआ करते थे, तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने इसको बैन कर दिया था, है ना। लेकिन द मास डेफियांस थ्रू चैंटिंग कंटिन्यूड। मास डेफियांस का मतलब है किसी चीज़ का विरोध करना, और मास डेफियांस का मतलब होता है बड़े स्तर पर, मतलब जिसको आप कहते हैं हुजूम, पूरा का पूरा लोगों का जो ग्रुप है, जो गैदरिंग्स है, वो मिल के, है ना, चीज़ों का विरोध करते थे। तो इसको चैंट जो है वो लगातार किया जाता था। रिवॉल्यूशनरीज फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड यूज्ड इट एज अ स्लोगन फॉर फ्रीडम एंड डिफियांस। ठीक है, अपनी आज़ादी और डिफियांस मतलब विरोध का एक स्लोगन के रूप में इसको जो फ्रीडम फाइटर्स या जो रिवॉल्यूशनरीज हैं, जो क्रांतिकारी हैं भारत में भी और भारत के बाहर भी, वो इसको इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इसके कल्चरल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने भी इसको एक्नॉलेज किया था, इसकी जो पावरफुल इमोशनल अपील थी इन स्टीयरिंग पेट्रियोटिज्म, यानी कि जो लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसमें एक इमोशनल अपील थी, उसको महात्मा गांधी ने भी एक्नॉलेज किया था। इसको आज़ाद हिंद फौज या रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स, है ना, उनके द्वारा भी इसको गाया गया। ठीक है, सिग्निफिकेंट अपराइजिंग जैसे कि रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी हुई थी 1946 में, ये सब चीज़ें आपने मॉडर्न हिस्ट्री में वैसे पढ़ी होंगी। ठीक है, तो वहाँ पर भी इसको जो है वो गाया गया। और श्री औरोबिंदो जो थे, अभी इनके बारे में आगे मैं बात करता हूँ। श्री औरोबिंदो जो है उन्होंने इसको कहा था दिस इज द मंत्रा ऑफ भारत रीबर्थ। ठीक है, भारत के रीबर्थ का ये मंत्रा है, श्री औरोबिंदो ने इसको कहा था। ये एक प्रोमिनेंट राइटर हुआ करते थे और नेशनलिस्ट मूवमेंट से भी जुड़े रहे हैं। इस सॉन्ग को जो है वो 1950 में, ठीक है, 1950 में जो है वो अडॉप्ट किया गया एज द नेशनल सॉन्ग एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नेशनल एंथम, दैट इज जनगण मन। ठीक है, जनगण मन नेशनल एंथम है, वो भी हमें पता है। उसके अलग से नेशनल सॉन्ग को के रूप में इसको अडॉप्ट किया गया 1950 में। तो इसको कंपोज हुए जो है वो 150 साल हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 1876 में मैंने आपको बताया कंपोज हुआ था, और नेशनल सॉन्ग के रूप में अडॉप्ट किए हुए इसको 75 साल हो रहे हैं, क्योंकि 1950 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, यहाँ तक बात समझे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इससे मिलता जुलता कंटेक्स्ट है, वो ये है, एक तो ये श्री औरोबिंदो से रिलेटेड है, और एक बेसिकली इस तरीके का एक न्यूज़पेपर जो है वो शुरू हुआ था 1905 से लेकर 1908 के बीच में वो चला था। उसका नाम था वंदे मातरम। ठीक है, हालांकि हम जिस सॉन्ग की बात कर रहे हैं दैट इज़ वंदे मातरम, बट ये उससे मिलता जुलता नाम है, तो रिलेटेड कंटेक्स्ट हो गया, दैट इज़ वंदे मातरम। ठीक है, अब ये वंदे मातरम जो है ये एक वीकली न्यूज़पेपर के रूप में चालू हुआ था 1905 में। ठीक है, और बाद में जब इसका पहला इशू पब्लिश होता है 6 अगस्त 1906 के दिन, तो उस समय ये डेली न्यूज़पेपर बन जाता है। ठीक है, इसको फाउंड किया है बिपिन चंद्र पाल ने, जो कि एक और भी प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे, और बाद में इसके जो एडिटर बने हैं वो बने हैं श्री औरोबिंदो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, श्री औरोबिंदो का जिक्र वहाँ से यहाँ पर कंटेक्स्ट इसमें ऐड होता है कि 1906 के बाद इसमें जो है वो इसको फाउंड किया था बिपिन चंद्र पाल ने, और बाद में इसको एडिट किया गया श्री औरोबिंदो के द्वारा। इसका पर्पस क्या था? टू प्रमोट द गोल ऑफ कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस का गोल था उसको आगे बढ़ाना, उसको प्रमोट करना, ये इसका पर्पस था। इसमें इंडियन फिलॉसफी और कल्चर के आर्टिकल्स होते थे, पॉलिटिकल एडिटोरियल्स होते थे, और काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ होती थी जो कि इंडिया के नए नेशनलिस्ट प्रोग्राम को फॉलो करता था, उसको सपोर्ट करता था। दैट इंक्लूडेड नॉन कोऑपरेशन, ठीक है, असहयोग की बातें होती थी, पैसिव रेजिस्टेंस, स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, इन सब के रिलेटेड आर्टिकल्स या न्यूज़ इसमें होती थी। इसका इम्पैक्ट ये था कि इट इज़ कंसिडर्ड टू हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन एंड प्रिपेयरिंग पीपल फॉर रिवोल्यूशन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है, ये माना जाता है कि इसने लोगों के बीच में एक ओपिनियन पैदा करने में, इन्फ्लुएंस करने में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, और लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ या ब्रिटिश रूल के खिलाफ रिवॉल्यूशन के लिए, ठीक है,
रिवॉल्यूशन के लिए जो है वो भी यहाँ पर इसके थ्रू लोगों को प्रिपेयर किया गया। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट तो ये है, ये ओरिजिनल वंदे मातरम है, 1905 से 1908 तक चला। 1908 के बाद इसको जो है वो सरकार ने बंद कर दिया। ठीक है, इसके बाद 1909 में एक वंदे मातरम और शुरू हुआ है, वो हुआ है पेरिस में। ठीक है, इसके फाउंडर हुआ करती थी मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा ने स्टार्ट किया था 1909 में, जब 1908 में ओरिजिनल वाला बंद हुआ तो उसके बाद इसको स्टार्ट किया गया। इसका पर्पस भी कुछ वैसा ही था, टू सर्कुलेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रीडम मूवमेंट एंड गार्नर सपोर्ट बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली। ठीक है, तो फ्रीडम मूवमेंट जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या जानकारी थी उसको फैलाना, उसको सर्कुलेट करना, ये इसका काम था। और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उस तरीके के नेशनल मूवमेंट्स के लिए सपोर्ट जुटाना, वो इसका काम था। ठीक है, इसका कंटेंट बेसिकली वही था, ओपनली एडवोकेटेड फॉर वायलेंस अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट जो वायलेंस या जो हिंसा होती थी उसको ये एडवोकेट करते थे, उसके फेवर में बातें करते थे। और इस तरीके के जो मार्टियर्स हुआ करते थे लाइक मदन लाल ढींगरा, उनको होमेज भी यहाँ पर श्रद्धांजलि भी दी जाती थी। मदन लाल ढींगरा के बारे में भी आप शायद जानते होंगे कि लंदन में इन्होंने बेसिकली जो उस समय वो हुआ करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के एड डी कैंप हुआ करते थे। एड डी कैंप मतलब होता है जो पॉलिटिकल असिस्टेंट हुआ करते थे, उनका नाम था लॉर्ड कर्जन वाइली। ठीक है, लॉर्ड कर्जन वाइली का इन्होंने बेसिकली जो है वो असैसिनेशन किया था, है ना। और लॉर्ड कर्जन वाइली जो है 1900 आई थिंक 1 में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन वाइली जो है वो 1901 में एड डी कैंप, ये मैं कह रहा हूँ एड डी कैंप। ठीक है, एड डी कैंप का मतलब होता है कोई असिस्टेंट, तो ये पॉलिटिकल असिस्टेंट हुआ करते थे एड डी कैंप। किसके? एड डी कैंप में किसकी बात कर रहा हूँ? हु वाज एड डी कैंप? एड डी कैंप हुआ करते थे सी कर्जन वाइली। ये वाले कर्जन नहीं है, ठीक है, ये वाला कर्जन नहीं है जिसने लॉर्ड कर्जन जो वाइस रॉय हुआ करता था जिसने 1905 में बंगाल विभाजन किया था, ये वो नहीं है। इसका नाम है लॉर्ड कर्जन हट वाइली, HUTT हट वाइली। ये बेसिकली एड डे कैंप हुआ करता था उस समय 1895 से लेकर 1903 तक इंडिया में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन, ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन, उसका ये एड डी कैंप हुआ करता था लॉर्ड कर्जन वाइली। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन वाइली का असैसिनेशन किया था मदन लाल ढींगरा ने लंदन में। तो उस तरीके के मार्टियर्स को होमेज जो है वो इसके थ्रू पे किया जाता था, इस न्यूज़पेपर के थ्रू। इसका सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो जो ओरिजिनल पब्लिकेशन था, ओरिजिनल पब्लिकेशन वही जो मैंने आपको पीछे दिखाया बंकिम चंद्र चपाल वाला, ठीक है, उसके स्पिरिट को ये रिवाइव करते थे। और मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल पब्लिकेशन को कलकत्ता में बैन कर दिया गया था ड्यू टू इट्स प्रो इंडिपेंडेंस स्टांस। 1908 में जब उसको बैन किया गया तो 1909 में इसको स्टार्ट किया गया था। याद रखिएगा पेरिस बेस्ड है, मैडम भिकाजी कामा के द्वारा शुरू किया गया है। तो वंदे मातरम वहाँ से कंटेक्स्ट ऐड किया हमने, वंदे मातरम क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं, ये जो हमारा दूसरा आर्टिकल था INS इक्षक को लेकर, है ना। इंडियन नेवी का तीसरा इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड बिल्ट सर्वे वेसल है लार्ज कैटेगरी में। इसको कमीशन किया गया है कोची में। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट हाइड्रोग्राफिक सिस्टम, एडवांस्ड ओशन मैपिंग टूल्स और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स हैं, है ना। और जो चीफ ऑफ द नवल स्टाफ हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, उन्होंने इसको वो किया है कमीशन। तो उन्होंने कहा है कि यह भारतीय नौसेना के लिए, इंडियन नेवी के लिए एक और माइलस्टोन या एक और मील का पत्थर साबित होगा। तो इसके बारे में हम बात करें तो INS इक्षक इंडिजीनियसली बिल्ट है, ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल ऑफ द इंडियन नेवी, कमीशनड ऑन November 6, 2025, यानी कि कल कमीशन हुआ है एट द नेवल बेस इन कोची। ठीक, थर्ड शिप ऑफ द सर्वे वेसल लार्ज SVL क्लास, है ना, एंड नोटेबली द फर्स्ट टू बी बेस्ड एट सदर्न नेवल कमांड, क्योंकि कोची में इसको बेस किया गया तो पहला इस तरीके का ये जो SVL है दैट इज सर्वे वेसल ऑफ द लार्ज कैटेगरी या लार्ज क्लास, तो सदर्न लेवल कमांड में इसको कमीशन किया जाना या बेस किया जाने वाला ये पहला शिप है। लेकिन इस तरीके का यानी कि सर्वे वेसल लार्ज कैटेगरी या क्लास का ये तीसरा शिप है। अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाकी कौन कौन से हैं। तो इस शिप का जो नाम है दैट इज इक्षक, ये एक
संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है गाइड, ठीक है। हाईलाइटिंग इट्स रोल इन कंडक्टिंग प्रिसाइज एंड वाइटल हाइड्रोग्राफिक सर्वेज। जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेज है, इंडिया का जो डीप ओशन मिशन है उस जैसे मिशन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये प्रिसाइज और वाइटल हाइड्रोग्राफिक सर्वेज करेगा। फुल स्केल कोस्टल एंड डीप वाटर सर्वेज ऑफ पोर्ट्स, ठीक है, पोर्ट्स, हार्बर्स और नेविगेशनल चैनल्स का ये डीप वाटर सर्वे कर सकता है, ठीक है, ताकि मैरीटाइम नेविगेशन सेफ रहे और इंडिया की जो मैरीटाइम सेफ्टी फ्रेमवर्क है उसको भी ये मजबूती देगा, स्ट्रेंथन करेगा। ये बेसिकली जो वेसल हैं वो किस क्लास के हैं? दे आर संधायक क्लास वेसल्स, ठीक है, संधायक क्लास के ये वेसल्स हैं। ये 4 सर्वे वेसल्स हैं संधायक क्लास के, जिनको GRSE दैट इज गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने बनाया है फॉर द इंडियन नेवी। तो इन 4 शिप्स की अगर मैं बात करूं संधायक क्लास की, तो वो ये 4 शिप्स हैं, ठीक है। इसमें पहला था दैट इज INS संधायक, जिसको 2004 में कमीशन किया गया। सेकंड था INS निर्देशक, जिसको लास्ट ईयर 2024 में कमीशन किया गया। ये दोनों जो हैं वो विशाखापट्टनम में बेस हैं। इसके बाद INS इक्षक, जिसको 2025 कल कमीशन किया गया, इसका बेस है कोची में। और इसी क्लास का जो चौथा शिप होगा उसका नाम होगा, प्रपोज्ड है INS संशोधक, ठीक है। ये दिसंबर 2025 में एक्सपेक्टेड है कि कमीशन होगा, उसके बाद पता लगेगा कि इसका होम पोर्ट या ये कहाँ पर बेस होगा, ठीक है। इसके अगर हम कुछ की फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो लेंथ 110 मीटर की है, बीम या विड्थ तो 16 मीटर की है, डिस्प्लेसमेंट लगभग 3400 टन का है, मतलब इतना ये लोड कैरी कर सकता है। प्रोपल्शन की बात करें तो डीजल इंजन लगे हुए हैं 2 विद ट्विन शाफ्ट कन्फिग्रेशन। स्पीड की बात करें तो क्रूज स्पीड लगभग 14 नॉट्स की है, मैक्सिमम स्पीड 18 नॉट्स तक जा सकती है। इसमें 231 पर्सनल या 231 लोग जो हैं वो इसमें रह सकते हैं। और इंडिजीनियस कंटेंट इसमें 80% से ज़्यादा है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंडिजीनियस कंटेंट 80% से ज़्यादा है एज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है उसके तहत इसमें 80% से ज़्यादा इंडिजीनियस कंटेंट है, मतलब इंडिया का बना हुआ, ठीक है। इसकी एडवांस इक्विपमेंट्स और कैपेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो स्टेट ऑफ द आर्ट हाइड्रोग्राफिक एंड ओशियनोग्राफिक सिस्टम्स लगे हुए हैं, मल्टी बीम इको साउंडर्स हैं डिटेल्ड सी बेड की मैपिंग करने के लिए, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है जो कि 10,000 मीटर की डेप्थ तक जा सकता है और 24 घंटे लंबा मिशन कर सकता है, ठीक है, विद अ रेंज ऑफ 1.5 किलोमीटर। रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है अंडर वाटर इंस्पेक्शन के लिए। 4 इसमें सर्वे मोटर बोट्स हैं शैलो वाटर ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। हेलीकॉप्टर का डेक भी है, मतलब एक हेलीकॉप्टर भी जो है वो यहाँ से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। एरियल सर्वेस करने के लिए लॉजिस्टिक और रैपिड डिप्लॉयमेंट इन मल्टी डोमेन मिशंस, जैसे कि कहीं पर डिजास्टर कोई आता है तो उसके रिस्पॉन्स के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हेलीकॉप्टर का डेक भी उसमें है। तो कोई लॉजिस्टिक्स, कोई सामान इधर उधर लाना है ना, या फिर कोई मल्टी डोमेन मिशंस हैं, मतलब एयर में भी मिशन हो रहा है, पानी में भी मिशन हो रहा है, तो उस तरीके के मिशंस के लिए हेलीकॉप्टर को लैंड या टेक ऑफ भी यहाँ से कराया जा सकता है, ठीक है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये सी बेड को मैप करेगा फॉर सेफ नेविगेशन, क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड ऑयल सर्वेज, ठीक है, ये बात समझे। इसके अगर रोल्स और एडिशनल फंक्शंस की मैं बात करूं तो प्राइमरी रोल तो वही है, ठीक है, ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेस करेगा इंक्लूडिंग ओशनोग्राफिक डेटा कलेक्शन विच इज़ क्रिटिकल फॉर डिफेंस एंड सिविल मैरीटाइम एक्टिविटीज़, है ना, मतलब हाइड्रोग्राफिक सर्वेस करेगा, ओशनोग्राफिक डेटा कलेक्शन करेगा, और ये दोनों ही तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए, डिफेंस और सिविल एक्टिविटीज़ के लिए काम आएंगी। इसका मेन पर्पस तो यही है, मेन फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ओशियन रिसर्च में इस्तेमाल किया जा सकता है, डिज़ास्टर रिलीफ के एफर्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसमें यह भी कैपेबिलिटी है कि ये एक हॉस्पिटल शिप के रूप में भी यूज़ हो सकता है। हॉस्पिटल शिप का मतलब वही है कि अगर कभी कहीं कोई आसपास इमरजेंसी होती है तो इसको एज आ हॉस्पिटल यानी कि एड वगैरह देने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि ये पहला ऐसा सर्वे वेसल लार्ज शिप है जिसमें डेडिकेटेड एकोमोडेशन है फॉर विमेन पर्सनल, ठीक है, जो भी विमेन पर्सनल होंगी उनके लिए यहाँ पर डेडिकेटेड एकोमोडेशन है। और ये इंडिया नेवी की जो इंक्लूसिव फ्लीट डेवलपमेंट है, इंक्लूसिव फ्लीट मतलब कि जिसमें महिलाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के आप कह सकते हैं जो मतलब शामिल होना है, जो इंक्लूजन है इन द फ्लीट, तो उसी की तरफ ये इशारा कर रहा है कि ये पहला ऐसा एसवीएल शिप है जिसमें महिलाओं के लिए, विमेन पर्सनल के लिए डेडिकेटेड एकोमोडेशन है।
ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलिए, तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो 2 आर्टिकल्स हमने देखे, उनका डिटेल में हमने इस तरीके से देखा। ठीक है, क्योंकि अगर न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल होता तो हम उसको वैसे कवर करते जैसे रोज करते हैं, बट यहाँ पर कोई था नहीं, तो मुझे लगा और थोड़ा सा इस तरीके की डिटेल पढ़नी भी ज़रूरी है ना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का सेशन इतना ही रखेंगे, और जाने से पहले मैं आपको एक बार बता दूँ, अगर आप 2026 का प्रीलिम्स दे रहे हैं आने वाली 24 मई को, और आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं इस तरीके की जीएस और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ में, तो ओनली 599 रुपीज़ में 51 टेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, ब्रेकअप इस तरीके से दिया हुआ है फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर 25 स्टूडेंट्स होने के बाद इनके प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 9150449990। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा CSAT लाइव क्लासेस का बैच भी शुरू हो रहा है 9 तारीख से, ओनली एट 1299 रुपीज़। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे ऐप और वेबसाइट में भी लिस्टेड है, वहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और हमारा हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ये जो आज की पूरी पीपीटी है, ये इसके भी जो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इसी जगह पर। इसके लिए आप इस करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इसको QR कोड स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सिंपली करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम पर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।